हेलो फ्रेंड्स, गर्व नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ नॉर्थ 7 के नर्सिंग ऑफिसर जो रिक्रूटमेंट है उसके बिहाफ में एडवर्टाइजमेंट को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या कॉमन लाइंस है, क्या क्या बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है फॉर्म भरते हुए, और इसमें क्या दिया हुआ है। एक हाईलाइटेड लाइंस के साथ में ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं जिससे क्लियर हो जाएगा जल्दी। तो आइए शुरू करते हैं। येलो लाइन से ये यहाँ पर हाईलाइटेड है। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्थ 7 लेवल 7 का है ये पेपर। मतलब इसमें जब जॉब लगेगी आपकी तो जो आपका पे लेवल होगा वो लेवल 7 होगा, और ग्रेड पे इसमें जो रहने वाली है वो बेसिक जो आपका है उसका 4600 है। एंड इसका जो कैटेगरी है नर्सिंग ऑफिसर की वो लेवल है ग्रुप बी, और न्यू दिल्ली और अदर सेम्स के लिए ये एग्ज़ाम रहने वाला है। नेक्स्ट इसमें क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग इसमें मांगा है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रिकॉग्नाइज होना चाहिए इंस्टीट्यूट, और दूसरा या फिर बीएससी जो कि पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बीएससी बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। और नेक्स्ट और में जो बात की जाती है कि और कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, पर उसके साथ साथ वहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी जीएनएम जब हो जाए उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए किस हॉस्पिटल में जो 50 बेडेड होना चाहिए मिनिमम। द 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज इन अबव इज एन एसेंशियल क्राइटेरिया। ये 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो एसेंशियल है, यानी कि ये होना ही होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए अगर आपने जीएनएम किया हुआ है तो। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें एज लिमिट क्या रहने वाली है। एज लिमिट रहने वाली है 18 टू 30 ईयर्स तक के जो व्यक्ति हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, और एज जो है वो लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म के बाद मतलब तक इतनी होनी चाहिए, यानी अगर किसी की 30 ईयर से ऊपर होने वाली है और लास्ट डेट है उसके बाद होने वाली है तो भी वो फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद में जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ फ़ीस जो रहने वाली है वो रहने वाली है 3000 रुपीज़, और एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 2400 रुपीज़ यहाँ पर फ़ीस रहने वाली है, और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रहने वाली है। और नेक्स्ट एप्लीकेशन फ़ीस वन रिमिटेड शेल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। जो आप फॉर्म भरेंगे वो किसी भी तरीके से रिफंडेबल नहीं है, और फीस जो है रिफंडेड नहीं है किसी भी तरीके से एक बार फॉर्म भरने के बाद में, रुपए देने के बाद में। एप्लीकेशन फीस ऑफ एससी और एसटी कैंडिडेट्स who appear in the examination will be refunded after the declaration of result. After verification, SC and ST certificate to be uploaded at a later stage, यानी रिज़ल्ट के डिक्लेरेशन होने के बाद में SC ST कैंडिडेट्स को जो उनकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो मिल जाएगी। SC ST सर्टिफिकेट अगर तब आप उसके बाद आप अपलोड करते हो दोबारा वेरीफाइड करने के लिए। नेक्स्ट ऑनलाइन सीबीटी जो टेस्ट होने वाला है वो स्टेज फर्स्ट नॉर्थ प्रिलिमिनरी और होने वाला है, और नेक्स्ट स्टेज सेकंड नॉर्थ एम्स जो मेंस होने वाला है। तो जो प्रिलिमिनरी जो नॉर्थ होने वाला है वो होने वाला है 15 सितंबर 2024 संडे को यानी, और जो नॉर्थ मेंस है वो रहने वाला है 4 अक्टूबर 2024 यानी फ्राइडे को। क्लियर है। उसके बाद जो एप्लीकेशन रहने वाली है ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन ही इस फॉर्म को भरा जाएगा, और इसकी जो वेबसाइट है वो कहाँ भरी जाएगी www.aimsexams.ac.in। और ये कब तक रहने वाली है, इसकी डेट है 1/8/2000 यानी 1 अगस्त 2024 से लेकर 21 अगस्त 2024 तक, उसके और शाम 5 बजे तक। ये नहीं कि 21 तारीख की रात को 11 बजे ट्राई कर रहे हैं, तो ये 5 बजे तक रहने वाली है, और रश ना हो लास्ट टाइम पे इसलिए समय से फॉर्म को भर दीजिएगा। उसके बाद है येलो लाइन जो हाईलाइटेड है, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू कीप ए कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विद देम
अलोंग विद प्रूफ ऑफ पेमेंट एंड फॉर देयर रिकॉर्ड्स। यानी फॉर्म भरने के बाद में एक तो एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी और जो प्रूफ ऑफ पेमेंट है उसकी भी एक कॉपी रख लेना ज़रूरी है, सेव करके आगे काम आ सके। उसके बाद है करेक्शन एडिट इन ऑनलाइन फॉर्म, और जो आपको करेक्शन करने का जो समय में दिया जाएगा वो कब दिया जाएगा, वो दिया जाएगा आपके 22/8 यानी 22 अगस्त से 24 अगस्त 2024 के बीच में आपको ये समय दिया जाएगा, 2 दिन का, 22, 23, 24 3 दिन के लिए ये समय दिया जाएगा। 21 लास्ट डेट है। और देख लेते हैं करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन एंड बेसिक कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन और कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म द एडिट पैनल विल बी अवेलेबल फ्रॉम इतने से इतना ओनली आफ्टर क्लोजिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो 21 तारीख डेट दे रखी है उसके बाद ही आप करेक्शन के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद नो करेक्शन आर अलाउड आफ्टर द अलाउड पीरियड ऑफ एडिटिंग 24/8 यानी कि 24/8 जो है उसके शाम को 5 बजे के बाद में कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा। कैटेगरी फ्रॉम ST and ST to your जनरल OBC EWS कैन नॉट बी करेक्टेड वंस रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिटेड। यानी कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस एक बार अगर भर जाएगी तो उसके बाद में आप किसी भी तरह की कैटेगरी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट चल जाते हैं। दोज हु हैव पेड एग्जामिनेशन फीस बाय द क्लोजिंग डेट मे बी अलाउड टू एडिट ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ द एडिट पैनल। यानी एग्जामिनेशन फ़ीस अगर आपने भर दी है तो उसमें आप एडिट कर सकते हैं ओपन करके, लेकिन कैटेगरी चेंजेस नहीं होंगे, कुछ चेंजेस नहीं होंगे जो उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। द कैंडिडेट शुड हैव completed द रेजिडेंसी पीरियड फॉर देयर डिजायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग इंटर्नशिप ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। Likewise, the candidate must have completed the duration of desired experience on or before the cutoff date. Example, last date of application सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की तब तक उससे पहले तक आप जो है कट ऑफ डेट ये रहने वाली, उससे पहले तक आपके पास में डिज़ायर्ड एक्सपीरियंस या आपकी जो इंटर्नशिप है जो भी कोर्स किया है आपने उसकी लास्ट डेट तक आप उस चीज़ को सबमिट करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ तब तक आप एलिजिबल रहते हैं। Ensure that images of the photo, signature and thumb impression should be as upload image instruction। यानी यहाँ पर जो फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन आप जो उसमें अपलोड करेंगे फॉर्म भरते हुए, तो वो अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। Not as per instruction given in the upload image instruction, in that case your application will be rejected। अगर कोई भी फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो वो आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर देंगे। ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं बहुत ही ज़्यादा। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन में। एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है आपके ST SC और OBC कैंडिडेट्स को किस किस तरीके से बता देते हैं। PWD कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं विद डिसेबिलिटी OL AAV DW एंड LC OL प्रोवाइडेड दे हैव बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ इक्वल टू और मोर देन 40%। यानी जो 1 लाख एसिड अटैक विक्टिम्स, ड्वार्फिज्म और लेप्रोसी क्योर्ड 1 लाख अफेक्टेड वाले जो पर्सनस हैं उनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी तब मानी जाएगी जब वो 40% या उससे अधिक होगी, वही PWD कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं SC ST कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है बियॉन्ड द 30 ईयर्स 5 ईयर्स का। उसके बाद OBC को मिलने वाला है 3 ईयर्स का, यानी जिनकी एज 30 ईयर्स है वो 35 तक भी बढ़ सकते हैं। SC ST वाले जो पर्सनस हैं, OBC जो पर्सनस हैं वो 33 ईयर्स तक एलिजिबल है, यानी 3 ईयर्स प्लस करके। PWD कैंडिडेट्स के लिए क्या बात है, इसमें 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, पर वो एज जो है 56 से ऊपर नहीं होनी चाहिए प्लस में होने के बाद में। उसके बाद PWD और OBC हैं वो 13 ईयर्स का उन्हें दे रखा है यहाँ पे क्राइटेरिया एक्स्ट्रा, जो कि उसमें भी 56 ईयर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए। PWD प्लस SC ST जो है 15 ईयर्स, उसमें भी 6 ईयर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए, उनको 50 ईयर्स का
15 ईयर्स का यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है एक्स्ट्रा में। एक्स सर्विसमैन्स जो हैं उनको 5 ईयर्स का एक्स्ट्रा यहाँ एज रिलैक्सेशन दे रखा है। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ फॉर ग्रुप बी पोस्ट। यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयज़ हैं जो कि जनरल में हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, वो उनकी और साथ ही साथ उनकी जो जॉब है वो जॉब 3 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए और रेगुलर होने चाहिए, तो उनको 5 ईयर्स का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहीं आपके अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओबीसी से आते हैं तो 8 ईयर्स का 5+3 उनको मिलेगा एज रिलैक्सेशन, बट वो 3 उनकी भी जो जॉब है वो 3 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए और रेगुलर होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट SC में अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 10 ईयर्स का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। नोट्स में क्या दे रखा है, एज रिलैक्सेशन इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड नॉट टू पर्सनल वर्किंग इन ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यहाँ पर ये बताया गया है वही सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इस एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों, ना कि ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आते हैं। और यहाँ पे बता भी रखा है एम्स एम्प्लॉय विल नॉट बी कंसीडर्ड एज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर द पर्पस ऑफ एज रिलैक्सेशन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एम्स के एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, उनको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। ये क्लियर कट बात है इसमें। तो नेक्स्ट, कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी नॉन क्रिमिनल NCL certificate issued during the period from 1/4/2024 to 31/3/2024 5 will be considered valid। यानी आपका जो OBC से जो कैटेगरी से जो लोग आने वाले हैं उनका क्राइटेरिया क्या रखा गया है, जो उनका सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 से पहले का नहीं होना चाहिए, वो बाद का ही होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल हैं। ये आप क्लियर कर लें, फिर आपको बाद में दिक्कत नहीं आए कि ये चीज़ें पता नहीं थी। 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए, बाकी दूसरी डेट जो है अभी आई ही नहीं है तो इसका तो कोई सेंस भी नहीं है। तो 1/4/2024 के बाद का ही आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में आगे चलते हैं। EWS के जो सर्टिफिकेट है इशूड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होना चाहिए, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, बेसिस ऑन इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 to 2024 इशूड फ्रॉम 1/4। ये भी 1 अप्रैल 2024 के जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है उससे होना चाहिए। तो इसलिए 2023 और 2024 की जो फाइनेंशियल ईयर की बेसिक के ऊपर इनकम है उस पे बना होना चाहिए। और कब बना होना चाहिए, 1/4/2024 के बाद का ही बना होना चाहिए, उससे पहले का नहीं। तो ये क्लियर है। उसके बाद में यहाँ पर फुल फॉर्म बता रखी है कि LD का मतलब है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, और OL का मतलब 1 लाख, और LC और OL का मतलब लेप्रोसी क्योर्ड 1 लाख, एंड DW का मतलब ड्वार्फिज्म, AAV का मतलब एसिड अटैक विक्टिम्स कैटेगरी C। ये व्यक्ति जो हैं PWD कैटेगरीज में काउंट होंगे जो कि नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों से मेन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ जो आप लोगों को देखने चाहिए। कैंडिडेट आर एडवाइज टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम द एम्स वेबसाइट www.aimsexams.ac.in पे आपके एडमिट कार्ड मिलेंगे जो कि पोस्ट द्वारा नहीं भेजे जाएंगे, आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करने पड़ेंगे। ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड बाय रिस्पेक्टिव एम्स एंड हॉस्पिटल। जो भी क्वालिफाइड होंगे जिस हॉस्पिटल के लिए, जो भी जो स्टूडेंट्स हैं जो भी इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हैं, उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जिस रिस्पेक्टिव एम्स और हॉस्पिटल के लिए वो एलिजिबल होंगे। डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड, ये डॉक्यूमेंट्स बता रखे हैं कि जब आप क्वालिफाइड हो जाएंगे और आपका कहीं कोई हॉस्पिटल एम्स अलॉट होता है तो उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वेरिफिकेशन के लिए। एक कॉपी डाउनलोडेड रजिस्ट्रेशन स्लिप, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की रजिस्ट्रेशन स्लिप, और एडमिट कार्ड उसकी फ़ोटोकॉपी और कॉपी, और सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ शो करने वाली, जैसे 10th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट,
जिसमें आपके ST SC OBC EWS कैटेगरी चारों आ जाती हैं। उसके बाद अगर आपने इफ़ PWD कैटेगरी हैं, PWD कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगेगा। और दूसरा इसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, जो भी आपने एजुकेशन ली है 10th 12th और जो भी प्रोफेशनल GNM BSc नर्सिंग वो, और INC स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है GNM वालों के साथ में। और एनी अदर सर्टिफिकेट अगर आपने जो लगाया है वो एज रिक्वायर्ड टू सबमिट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बहुत कुछ इनमें बातें लिखी हुई हैं, लेकिन सब कुछ नहीं देखना है, हम बता दे रहे हैं आपको क्या क्या देखना है। दोज हु आर इन एम्प्लॉयमेंट विद स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट PSU मस्ट सबमिट ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और आर एज आस्क्ड टू अपलोड। यानी कि जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, जो कि हम अगर कहीं पे परमानेंट जॉब कर रहे हैं वहाँ से हमें लेना होता है, और किस समय उसे देना है, जब वेरिफिकेशन हो डॉक्यूमेंट्स का, या जब आपसे अपलोड करने के लिए कहा जाए तब जो है इसे देना होता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं क्राइटेरिया की। स्टेज फर्स्ट नॉट सेट प्रिलिमिनरी जो होने वाला है वो उसका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जो है सेकंड स्टेज के लिए जो कि रहने वाला है, सेकंड स्टेज के लिए जो रहने वाला है उसमें आप पार क्लियर करके सेकंड स्टेज में पहुंच सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में नॉट सेट जो है वो कोई फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं जो लोग इसमें क्वालिफाई करते हैं। दूसरा, इसमें जो ड्यूरेशन रहने वाली है वो 90 मिनट्स की रहने वाली है। 100 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क्स के हैं। एक क्वेश्चन एक ही नंबर का है। दूसरा, अल्टरनेटिव्स जो हैं इसमें 4 अल्टरनेटिव्स रहेंगे। उसके बाद में आपके इसमें 100 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के और एप्टीट्यूड के, एंड 80 क्वेश्चंस जो है आपके नर्सिंग सिलेबस से होने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है वो 1/3 रहने वाली है, इसलिए इसको मैंने क्लियर अलग कलर से इसको हाईलाइट किया है। क्वेश्चन जो हैं आपके 5 सेक्शंस में डिवाइड होंगे, और यहाँ पे एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे, यानी 20 × 5 = 100, टोटल 100 हो जाएंगे। और ईच सेक्शन आपका 18 मिनट का रहने वाला है। 18 मिनट्स आपका एक सेक्शन का होने वाला है। अब देख लेते हैं क्या बातें हैं इन चीज़ों में। एक्सेस टू विजुअल एक्टिव पार्ट टू व्यूअर आंसर विल बी डिसेबल्ड आफ्टर लैप्स ऑफ सेट ड्यूरेशन। यानी 18 मिनट्स जो हैं आपके ईच सेक्शन के हैं, अगर वो सेक्शन के 80 मिनट्स निकल जाते हैं तो ऑटोमेटिक आप सेकंड जो सेक्शन है उस पर पहुँच जाएंगे, और पहले वाले को आप नहीं देख सकते क्योंकि वो क्लोज़ हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा टाइम की सेट ड्यूरेशन। तो ये सेट ड्यूरेटेड पेपर है आप लोगों का सारा। You will be allowed to only attempt questions in the currently active section. It will never come back again for any section after moved to next section. You will not be allowed to view or answer any question section rather than currently active visual part. यानी आप जिस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हो और उस सेक्शन पे हैं लास्ट टाइम पर, तो उसी सेक्शन पे ही आप रह सकते हैं, उससे पहले वालों पे नहीं जा सकते हैं। तो नेक्स्ट बात, 50% ऑफ जनरल और EWS, 45% फॉर OBC एंड 40% फॉर SC ST फॉर PWD, एंड एडिशनल 5% रिलैक्सेशन विल बी गिवन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी। यानी जनरल वालों के लिए 50%, OBC के लिए 45% एंड SC ST के लिए 40% यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स जो क्राइटेरिया रहने वाला है। और PWD कैंडिडेट्स में जो जनरल हैं उनके लिए 5% और कम हो जाएगा, यानी 50 की जगह 45, OBC में 45 की जगह 40, एंड ST SC के लिए 40 की जगह 35% का क्राइटेरिया रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर स्टेज सेकंड। जो स्टेज सेकंड के क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनकी लिस्ट कैसे बनाई जाएगी। स्टेज फर्स्ट इक्वल टू 5 टाइम्स द टोटल सीट इन ईच कैटेगरी, यानी प्रत्येक कैटेगरी के मुकाबले 5 टाइम्स अधिक जो है बुलाए जाएंगे जो हैं लोग, विल बी स्टेज फॉर सेकंड। उसके बाद एडिशनल पॉइंट्स में क्या क्या है कि अगर ऑल जो भी PWD कैंडिडेट्स हैं वो स्टेज सेकंड के लिए बुलाए जाएंगे। अगर टाई केस होता है और उस जो टाई केसेस में जो लास्ट वाले कैंडिडेट का नाम अगर उस लिस्ट में आता है तो स्टेज सेकंड के लिए उसको बुलाया जाएगा। देयर मे बी ए सिचुएशन वेयर कैंडिडेट इज़ क्वालिफाइड बट नॉट कॉल्ड फॉर स्टेज सेकंड एग्जामिनेशन। ये बात भी हो सकती है कि हो सकता है कि कैंडिडेट जो है
क्वालिफाइड हुआ हो पर उसे स्टेज सेकंड के लिए एग्जामिनेशन के लिए नहीं बुलाया गया हो, ये भी हो सकता है इसमें। नॉट सेट सेकंड की बात, नॉट सेट जो स्टेज सेकंड है मेंस, उसकी बात कर लेते हैं। जो पेपर रहने वाला है वो 180 मिनट्स का रहने वाला है, और इसमें एक चीज़ है कि 160 क्वेश्चंस रहने वाले हैं यहाँ पर। 180 मिनट्स में 160 क्वेश्चंस, जो कि 160 मार्क्स के हैं विद 4 अल्टरनेटिव, और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 रहने वाली है। और क्वेश्चन पेपर जो है वो डिवाइड रहने वाला है 4 सेक्शंस में। 45 मिनट्स का ईच सेक्शन है, जिसमें 40 क्वेश्चंस हैं। तो यानी टाइम ड्यूरेशन आप देख लेते हैं, 45 × 4 = 180 मिनट्स, यानी 180 मिनट्स का पेपर रहने वाला है, और 40 क्वेश्चंस हैं एक सेक्शन में। तो 40 × 4 हो जाएगा आपका 160, यानी 160 क्वेश्चंस हैं। इसी जो पहले वाला मेंस जो प्रिलिमिनरी था, उसी की तरह मेंस भी रहने वाला है। जैसे मेन प्रिलिमिनरी में आप एक सेक्शन के बाद तो दूसरे सेक्शन पे ऑटोमेटिकली जो आपका टाइमिंग है, जो कि इसमें 45 मिनट्स बता रखा है, उसके बाद ऑटोमेटिक दूसरे सेक्शन पे पहुंच जाएंगे। आप दूसरे पे पहुंचने के बाद में पहले पे नहीं आ सकते हैं, आप उसी सेक्शन को ही देख सकते हैं, उसी सेक्शन के पहले और लास्ट के क्वेश्चंस को देख सकते हैं उसी ड्यूरेशन के दौरान। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। तो क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहने वाले नॉट सेट के मेंस के बाद में, वो रहने वाले हैं 50% जनरल के लिए, 45% EWS, और 45% OBC के लिए, 40% ST एंड SC के लिए। और PWD में जो रिलैक्सेशन मिलने वाला है वो 5% का है। जैसे अपर कैटेगरी जो है जनरल और OBC एंड ST, इनमें सभी में 5% लेस और होकर उन्हें रिलैक्सेशन दिया जाएगा PWD कैंडिडेट्स को। उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ द टाई केसेस। टाई केस अगर होता है तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्राइटेरिया यूज़ किया जाएगा वो यूज़ ऑफ डेट बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जिसकी ओल्ड होगी उसे प्रायोरिटी हाईएस्ट दी जाएगी। अगर फिर भी एक ही जैसी डेट ऑफ बर्थ हो और फिर भी रिजॉल्व नहीं होता है क्राइटेरिया, तो उसके बाद में कोई ये प्रॉब्लम, तो द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर नेगेटिव मार्क विल बी यूज्ड, यानी नेगेटिव मार्क्स जिसके ज़्यादा होंगे उसको कम प्रायोरिटी दी जाएगी। तो उसके बाद में उसी के अनुसार मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन क्वालिफाइंग मार्क्स या क्राइटेरिया इन सेकंड स्टेज नॉट सेट मेंस ओनली, यानी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो स्टेज सेकंड नॉट सेट के अकॉर्डिंग ही बनेगी, ना कि प्रीलिमिनरी के अकॉर्डिंग। वो सिर्फ आपको स्टेज सेकंड में पहुंचाने का एक लेवल है, माध्यम है। उसके बाद देयर में बी अ सिचुएशन वेयर कैंडिडेट इज़ क्वालिफाइड बट नॉट एलिजिबल फॉर एनी और ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल। हो सकता है कि कैंडिडेट क्वालिफाइड हो पर ज़रूरी नहीं कि उसे इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल अलॉट ही हो जाए, एलिजिबल ही हो जाए। तो ये अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट होने वाला है। देयर विल ओनली बी 1 राउंड ऑफ अलोकेशन ऑफ सीट्स इन जनरल, यानी सीट्स जो अलोकेट होंगी उसके लिए एक ही बार राउंड होगा, ठीक है, ओके। देयर will not be any waiting list for NOTSET to fill any remaining advertised vacancy from the pool of remaining candidate in the merit list। तो मेरिट लिस्ट में जो लास्ट में रह जाएंगे रिमेनिंग कैंडिडेट जिनको अलॉट नहीं होगा, वो ये ना सोचें कि कोई वेटिंग लिस्ट निकालेगा नॉट सेट। तो ये क्लियर होना चाहिए। और एज नॉट सेट हैज़ बीन प्लान टू कंडक्ट ट्वाइस इन अ ईयर, और नॉट सेट जो है वो 2 बार होता है। उसमें जरूरी नहीं है कि रिमेनिंग जो कैंडिडेट हैं उनको वेटिंग लिस्ट निकाले उन लोगों के लिए, ठीक है, ओके। उसके बाद में गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, सी द हेल्प मैनुअल, यानी www.aimsexam.ac पर आप जो है इसकी गाइडलाइंस को देख सकते हैं, कैसे कैसे फॉर्म भरना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज़ की निकली हुई हैं। एम्स भटिंडा, एम्स भुवनेश्वर, एम्स बिलासपुर, एम्स देवगढ़, एम्स गोरखपुर, एम्स गुवाहाटी, एम्स जोधपुर, एम्स कल्याणी, एम्स मंगलागिरी जो कि साउथ विजयवाड़ा साइड है, और एम्स नागपुर, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स पटना, एम्स रायबरेली, एम्स ऋषिकेश और एम्स विजयपुर। उसके बाद में बात कर लेते हैं वैकेंसी इन पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल विल बी रिपोर्टेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बिफोर द लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि लास्ट डेट जो होगी एप्लीकेशन की क्लोजिंग की, उससे पहले पहले वैकेंसीज इनमें बता दी जाएंगी कि कौन कौन कितनी वैकेंसी रहने वाली हैं। उसके बाद में एज़ पर डिसीजन इन 4th मीटिंग ऑफ CIB हेल्ड ऑन
27 जुलाई 2019 यानी 27 जुलाई 2019 को जो 4th मीटिंग हुई थी CIB की, उसमें 80% जो सीट्स हैं वो रिज़र्व रखी गई हैं फीमेल्स के लिए और 20% मेल्स के लिए। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। 80/20 का रेशो यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद में ये आप लोगों के लिए कि भाई इंक्वायरी रिलेटिंग अगर नॉटसेट संबंधित कोई भी है तो माई पेज अंडर रेज ए इंक्वायरी के अंदर माई पेज है, वहाँ पर जाके आप पूछ सकते हैं, या टोल फ्री नंबर है यहाँ पर 1800117898 और टाइमिंग इसकी रहने वाली है 10 AM to 5 PM और मंडे टू फ्राइडे तक की ये है। और उसके बाद अगर सैटरडे है तो उस दिन 10 AM to 1 PM तक आप इस चीज़ के लिए इस नंबर पे बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एडवर्टाइजमेंट तो आता है, लेकिन बच्चे उन लोगों के लिए जो एग्ज़ाम अपीयर करने वाले हैं उन लोगों के पास इतना समय नहीं रह पाता है कि डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पढ़ पाएँ, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में यही रहता है कि अपने को तैयारी करनी है और बस फॉर्म भरना है। तो ये एक शॉर्ट वीडियो उनके काम आएगी, जिससे उन्हें क्लियर हो जाएगा कि इस एडवर्टाइजमेंट में क्या होने वाला है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए। ओके, नमस्कार।